Hey guys, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great guys, and in this video we are going to continue class 12 business studies chapter 9, that is financial management, and this is the third part of this chapter. Before we continue, requesting you again guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get started. So guys, the first topic in this video is factors affecting कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग डिसीजन। आपके बिजनेस के जो फाइनेंसिंग डिसीजंस होते हैं, ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो है आपका, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, वो किस किस तरीके से आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं। पहला फैक्टर है हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, अगर आपका जो प्रॉफिट है, जितना भी आप अर्न कर रहे हो, वो जितना भी आप इंटरेस्ट पे करते हो, लोन पे करते हो, डिवेंचर्स पे करते हो, उससे ज्यादा कमा रहे हो आप। ठीक है, वो इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो उससे आप ज्यादा अर्न करते हो, तो आपका अगर डेप्ट यूज कर रहे हो आप, तो आपकी इक्विटी होल्डर्स के प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। हमने दो कंपनीज के एग्जांपल लिए हैं, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। कंपनी एक्स अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई डेट का यूज नहीं कर रही है। वहीं हमारी जो कंपनी वाई है वो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट का भी यूज करती है और इक्विटी का भी यूज करती है। दोनों की टोटल कैपिटल 10 लाख है। जो इक्विटी कैपिटल है वो एक्स की है 10 लाख और कंपनी वाई की जो है वो 5 लाख है। डेप्ट जो दोनों ने ले रखा है वो अभी बताया। कंपनी एक्स ने कोई डेप्ट नहीं लिया, 0 रुपीज हो गया, जबकि कंपनी वाई ने बाकी का 5 लाख रुपीज का लोन ले रखा है। ठीक है, जिसका इंटरेस्ट वो पे करती है 10%। रिटर्न ऑन कैपिटल 15% है। कैपिटल पे अगर हम रिटर्न निकालेंगे यानी कि प्रॉफिट 10 लाख का हमारा बनता है 1.5 लाख, और वहीं अगेन 10 लाख का हमारा बनता है 1.5 लाख। 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है दोनों कंपनीज को। अब इंटरेस्ट ऑन डेप्ट देने की बारी आएगी, तो कंपनी जो है एक्स जो है वो तो कुछ भी पे नहीं करेगी, क्योंकि उसने डेप्ट से पैसे रेज ही नहीं किए थे। लेकिन कंपनी वाई ने 5 लाख रुपीज रेस किए थे लोन से, तो उसका 10% इंटरेस्ट हो जाता है हमारा 50,000 रुपीज। अब प्रॉफिट आपका इंटरेस्ट पे करने के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स है ना, तो ये बचता है 1.5 लाख, क्योंकि इसमें तो कोई इंटरेस्ट ऑन डेप्ट माइनस हुआ ही नहीं, और यहाँ 50,000 माइनस हो गया, तो ये कितना बचता है 1 लाख। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो थे 100 रुपए का एक था ना, 10 लाख को 100 से डिवाइड करोगे तो 10,000 इक्विटी शेयर आएंगे, और 5 लाख को आपके 100 से डिवाइड करोगे तो 5,000 इक्विटी शेयर्स आएंगे, क्योंकि इसने बाकी के पैसे लोन से रेस किए थे। तो सिर्फ 5 लाख रुपीज इक्विटी से शेयर से वो रेस किए थे, तो इसके 10,000 शेयर हो जाते हैं, इसके 5,000 शेयर हो जाते हैं, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के लिए प्रॉफिट है वो 1.5 लाख का है, और यहाँ पे 1 लाख का है। तो अगर आप अपना ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर निकालोगे, अपने प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दोगे किससे, आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंपनी एक्स जो थी उसको मिलता है 15 रुपीज, और कंपनी वाई जो है उसके इक्विटी शेयर्स को मिल रहे हैं 20 रुपीज पर शेयर। तो फायदा किसको हुआ है, कंपनी वाई को। तो ये केस आपका तभी प्रॉफिटेबल रहेगा जब आप ज्यादा कमा रहे हो, जितना आप इंटरेस्ट पे करते हो उससे। ठीक है, तो कंक्लूजन में हमने देखा कंपनी वाई जो है वो डेप्ट का यूज कर रही है, तो उसका अर्निंग पर शेयर 20 रुपीज आया है। वहीं कंपनी एक्स जो है उसका 15 रुपीज आया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि डेप्ट जो था वो 10% यानी कि वो सस्ता पड़ा, और कंपनी ने अर्न किया 15% इन रिटर्न ऑन कैपिटल, और वहां डेप्ट उसको पे करना पड़ा 10%। तो एक्स्ट्रा 5% का बेनिफिट किसको मिला, आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और उनकी अर्निंग जो थी वो बूस्ट हो गई। क्लियर। सो नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। इफ बिजनेस अर्न रेगुलर कैश, आपकी बिजनेस के अंदर कैश रेगुलर आता है। ठीक है, आपके जो डेटा है वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाते हैं, तो आप लोन जो है इट कैन टेक लोन्स, बिकॉज आप टाइम पर उन लोन्स की रीपेमेंट कर सकते हो, इंटरेस्ट पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जिसकी स्टीडी प्रॉफिट है, मंथली स्टीडी प्रॉफिट कमाती है, लगभग सेम ही कमाती है, तो वो अपने बैंक लोन्स को आसानी से रीपे कर सकती है। ठीक है, तो कैश फ्लो पोजीशन भी आपकी डिपेंड करती है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर को, फाइनेंशियल डिसीजन को। और वहीं आपकी रेगुलर पेमेंट्स नहीं आती है और सीडी भी नहीं रहती है, तो आप लोन की रीपेमेंट आसानी से नहीं कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको लोन ऐसे केस में नहीं लेना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा इक्विटी से रेस करना चाहिए। थर्ड बात करते हैं हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो। आपकी जो प्रॉफिट है आपका वो कितना इंटरेस्ट कवर कर पा रहा है आपका, तो हाउ इजीली अ कंपनी पे इंटरेस्ट आप किस पे पे करोगे, आपके बोरोइंग अमाउंट पे करोगे, आपके डेप्ट पे करोगे। तो अगर आपका जो प्रॉफिट आ रहा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और आपका जो इंटरेस्ट है उसको आप डिवाइड करोगे, तो आपका निकलता है आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अगर ये हाई होगी तो आप लोन ले सकते हो, क्योंकि आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हो कि आप आसानी से काफी ज्यादा टाइम का अपना इंटरेस्ट पे कर सकते हो। लेकिन अगर ये लो आती है तो आपके लिए लोन्स लेना सेफ नहीं है, आप इक्विटी से ज्यादा अपनी फाइनेंस को रेस करिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तीन कंपनी है हमारे पास, कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी। तीनों का जो ईबीआईटी है वो 5 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख रुपीज ईच है रिस्पेक्टिवली। आपके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इसमें है 1 लाख रुपीज के, इसमें है 1,50,000 रुपीज, और इसमें है 50,000 रुपीज। आप ईबीआईटी को यहाँ पे ईच ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से डिवाइड करोगे तो आपका आईसीआर कंपनी ए का निकल के आएगा 5 टाइम, 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। तो फायदा किसमें है आपको, कंपनी ए को फायदा हो रहा है, तो कंपनी ए हैज आईसीआर 5। इसका मतलब ये है कि 5 टाइम अपने प्रॉफिट से वो अपने इंटरेस्ट को कवर कर सकती है, तो लैंडर्स के लिए ये सेफ रहेगा। वहीं कंपनी बी और सी जो है उनका जो आईसीआर है वो लो है, यानी कि उनके लिए लोन लेना सेफर ऑप्शन नहीं है। ठीक है,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉफिट भी हो जाता है। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा है आपके इंटरेस्ट रेट ऑन डेब्ट से, तो आप मनी बोरो कीजिए, आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। लेकिन अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आपका कम है और आपकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो आप लोन लेना अवॉइड कर सकते हो। इसको एग्जाम्पल को हम फर्स्ट वाले में पढ़ा था हमने, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, तो वो सेम एग्जाम्पल इसके साथ जा सकता है, आप दोबारा देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मीनिंग क्या है? आपके मनी को रेस करने के लिए, आपके फंड्स को रेस करने के लिए, आपने इक्विटी शेयर से पैसा रेस किया है, आपने प्रेफरेंस शेयर से किया, डिबेंचर से किया, लोन से किया, तो उसके ऊपर भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, आपको कॉस्ट पड़ती है आपको। जैसे कि अगर आपने शेयर इशू किया, डिबेंचर इशू किया, तो आपको कुछ फीस देनी पड़ती है, कमीशन देनी पड़ती है ना। तो ये सारी फी और प्रोस्पेक्टस छपाने पड़ते हैं, तो इनकी जो कॉस्ट पड़ती है आपको, उसको कहते हैं हम फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इशू ऑफ शेयर्स आपकी उसके ऊपर आपको ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो हाई पड़ रही है ना। तो जैसे आप ब्रोकर को पे करोगे, पेपर वर्क में पे करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, इन चीज़ों में पैसा पे करोगे, तो आपको जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ेगी। और वहीं आप लोन लेते हो तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ के पैसे आपके बचेंगे, ये सब चीज़ें आपको नहीं पे करनी पड़ेगी, तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट रहेगी वो कम रहेगी। तो आप लोन से ज़्यादा पैसा रेस कर सकते हो, डेब्ट से ज़्यादा पैसा रेस कर सकते हो। नेक्स्ट इज कंट्रोल। तो इशूइंग न्यू शेयर्स कैन रिड्यूस कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग ओनर्स। तो ऑब्वियसली आपकी जो इक्विटी जो है वो बटी हुई है, किसी के पास 10% है, किसी के पास 20% है, किसी के पास 30% है, और सबका मिला के 100% हो जाती है ना। वहीं आप अगर न्यू शेयर इक्विटी शेयर को इशू कर देते हो, तो आपको कुछ पार्ट शेयर का इक्विटी का देना पड़ेगा उसको, और उनको देने के लिए अपने एग्जिस्टिंग जो आपके शेयर होल्डर्स है उनकी इक्विटी आपको लेनी पड़ेगी, उनके पास से कंट्रोल जाना पड़ेगा। तो अगर आप अपने कंट्रोल को मेंटेन करना चाहते हैं, जैसा है वैसा ही इक्विटी का कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो आप कोशिश करो आप डेब्ट से फंड रेस करो, ना कि इक्विटी से। ठीक है, और अगर आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो सब तैयार है अपने इक्विटी को डिल्यूट करने के लिए, अपने शेयर को डिलीट करने के लिए, कम करने के लिए, तो आप इक्विटी से पैसा रेस कर सकते हो। नेक्स्ट, टैक्स रेट। जो आपके डिबेंचर्स होते हैं वो आपके टैक्स से डिडक्टेबल होते हैं। आपका टैक्स पे करने से पहले आप इनका जो इंटरेस्ट होता है डिबेंचर का वो माइनस कर चुके होते हो, तो आपका टैक्स आपको कम पड़ता है। ठीक है, तो आपको चीपर पड़ते हैं ये। तो इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, तो ये आपके टैक्स को रिड्यूस कर देता है। तो अगर आपके टैक्स रेट हाई है तो आप प्रेफर करो कि आप डेब्ट से पैसा इशू करो। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, आपके जो टैक्स से पहले ही इसका इंटरेस्ट जो आपने पे किया है वो पहले डिडक्ट हो चुका होगा। वहीं आप इक्विटी से पे करते हो, इक्विटी से फंड रेस करते हो, तो उसका डिविडेंड जो आप पे करोगे वो आपके टैक्स से डिडक्टेबल नहीं होगा, उसमें टैक्स में इंक्लूडेड होगा, उसका भी टैक्स देना पड़ेगा, तो आपको टैक्स ज्यादा पड़ेगा। अगर आपका टैक्स रेट हाई है आपके इकोनॉमी के अंदर, तो आप प्रेफर करो कि आप डेब्ट से पैसा रेस करो, और आपका टैक्स रेट लो है तो आप प्रेफर करो आप इक्विटी से अपना फंड को रेस करो। नेक्स्ट इज कॉस्ट। आप चीपेस्ट सोर्स जो है फंड के उसको चूज करो। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको लोन मिल रहा है 8% इंटरेस्ट पे और प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट पड़ रही है 10%, ठीक है, तो आप लोन ही प्रेफर करोगे, क्योंकि 8% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा और इस पर आपको 10% डिविडेंड देना पड़ेगा। ऑब्वियसली लोन आपको सस्ता पड़ेगा। तो कंपेयर करो अपने आपके पास जो भी ऑप्शन है फंड रेस करने के, और जो आपको चीपेस्ट पड़ेगा वो आप यूज करो। नेक्स्ट इज रिस्क। डेब्ट जो होते हैं आपके, आपको रीपे भी करने पड़ेंगे, एक फिक्स इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, वेदर आप प्रॉफिट अर्न करो या आप लॉस इनकर करो, तो रिस्क ज्यादा रहता है। जबकि इक्विटी के अंदर ना तो आपको रीपेमेंट करनी है और आपके रिस्क भी लेस हो जाता है। पीरियड ऑफ फाइनेंस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए आप बिजनेस कर रहे हो अपना, तो आप इक्विटी शेयर यूज करो। ठीक है, और मीडियम टर्म के लिए कर रहे हो तो डिबेंचर या आप प्रेफरेंस शेयर भी यूज कर सकते हो। क्लियर? सो गाइस, कुछ क्वेश्चंस हैं, पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर डाउट है तो भी लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय।